चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो भाई साहब, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चल रही थी, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप सभी लोग जानते होंगे चार प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले आता है आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास भाई साहब क्या आता है लास्ट में, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया था। आरएलवीपी हमारा कंप्लीट हो चुका था, आरएलवीपी हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हमने कवर कर लिया था। आज बारी है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की और ऑस्मोटिक प्रेशर की। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं भाई साहब। ओके, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, कल हमने क्या देखा था, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले वो समझा देते हैं आपको, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा आपका। इलिवेशन, इलिवेशन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए आपके पास पानी है, अगर आप पानी में क्या डालते हो, ये आपके पास मान लीजिए पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप इसमें नमक ऐड कर देते हो, अगर आप इसमें नमक ऐड कर देते हो, ठीक है, आपने इसमें क्या किया, नमक ऐड कर दिया, ठीक है। वैसे नमक ऐड करते नहीं है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग, नमक नमक को हमने इसमें ऐड कर दिया। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 100 से ज्यादा आएगा। मतलब अगर आप इसको आप उबालोगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा, ये कुछ ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर उबलेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपने इसमें क्या डाल दिया है, इसमें आपने सोल्यूट डाल दिया है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 110 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। पहले था 100 डिग्री, अब 110 हो गया, मतलब 10 डिग्री का यहाँ पर इलिवेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में। अब ये समझेंगे हम लोग। फिर से हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी है, कंटेनर के अंदर क्या है भैया, पानी है, ठीक है। पानी है मतलब सॉल्वेंट है हमारे पास। इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी हमारा क्या होने लग जाता है, फ्रीज होने लग जाता है। अगर आप इसमें नमक ऐड कर देते हो, फिर से एक एग्जांपल हम लोग नमक का लेंगे, अगर आप लोग सॉल्ट इसमें डिजोल्व करते हो तो क्या होगा, अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम आएगा। मतलब अगर अब आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप आपने क्या किया, ये आपके पास पानी था, ये पानी था, पानी में आपने क्या किया, पानी में आपने नमक को ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, वो 0 से कम आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस आया। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने इसमें नमक ऐड किया है। अब इसको फ्रीज करने में आपको ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आया समझ में, ये चीज होती है। नाम से क्लियर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसको आप इन कर सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, चलिए तो ये बात आपको समझा दी हमने। अगर आपको कल जो पढ़ाया था हमने, आपको याद हो, तो वो कुछ इस प्रकार से बताया था आपको कि भैया अगर आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट को, तो आप किस तरह से लिखते हो, बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से हम लोग लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर आपको ये बताना है कि आपके पास प्योर पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पर नोट लगा दोगे। इसका मतलब होता है ये प्योर कंडीशन में है, इसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो प्योर था वो था T0B, और पानी में अगर हमने नमक को ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा TB, ठीक है। ये प्योर नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर TB में से T0B माइनस होगा तो कितना बच रहा था हमारे पास, 10 बच रहा था एग्जाम्पल के हिसाब से। अब ये जो 10 बचेगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये हुआ करता था हमारे पास, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड करी थी हमारी तो, ठीक है, ये था।
अब देखिए इसमें क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहां पर हमारा टी नोट बी में से, यहां पर टी नोट नहीं लिखेंगे हम लोग, टी नोट तो लिखेंगे लेकिन यहाँ पर बी नहीं आएगा, यहाँ पर एफ आएगा। बी का मतलब यहाँ पर होता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो टी एफ में से टी नोट एफ को माइनस करेंगे तो यहाँ पर चेंज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या चीज बताना चाह रहे हैं हम लोग, एक बार फिर से समझिए। ये जो टी एफ है, टी एफ क्या है, ये प्योर नहीं है, जिसके ऊपर नोट लगता है वो प्योर होता है। इसमें आपने क्या ऐड कर रखा है, इसमें आपने नमक ऐड कर रहा है, नमक नमक वाला पानी है ये, ठीक है। और ये कौन सा है, ये आपका प्योर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका प्योर। अच्छा हमने इसको इधर लिख दिया, समझिए इस चीज को, समझिए आप लोग इस चीज को, यहाँ पर नोट आएगा, यहाँ पर नोट नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर डिप्रेशन होने वाला है। तो आपके पास पहले प्योर था, अब वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर नोट आएगा। ध्यान रखिएगा चीज वही है, ये प्योर हो जाएगा मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। इसमें क्या है, इसमें आप लोग क्या बोलोगे, इसमें पानी के साथ साथ नमक भी है, नमक भी मिला हुआ है, ये चीज होती है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपको पता होगा जिस तरह से यहां पर आपने देखा था, यहां पर क्या हुआ था, ये जो डेल्टा टीबी आपने निकाला था, एलिवेशन जो निकाला था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था एम के, वेयर एम इज मोलालिटी, मोलालिटी ये हुआ था हमारे पास। उसी तरह से यहां पर भी है, उसी तरह से यहां पर भी है। डेल्टा टीएफ एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि डेल्टा टीएफ जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। ठीक है, ये बात होती है। अब यहां पर आप लोग ऊपर क्या कर रहे थे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू कर रहे थे आपने, यहां पर एक कांस्टेंट के लिया था और यहां पर आपने बी लगा दिया था, यहां पर एम लिख दिया था, ये आपने किया था। उसी तरह से यहां पर करना है, डेल्टा टीएफ लिखोगे, इज इक्वल्स टू लगाओगे, यहां पर क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा और यहां पर एम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। तो देखिए अगर आपको एलिवेशन समझ में आ गया है तो डिप्रेशन भी समझ में आ जाएगा, दोनों के दोनों लगभग लगभग सेम है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आपको थोड़ी थ्योरी बता देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये जो चीज आपको याद रखनी है, ये आपका था एलिवेशन का। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का। ओके, चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन लगे तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके उसको समझेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद वीडियो को चालू करेंगे, फिर से समझेंगे, ये तरीका होता है। चलिए ये देख लीजिए आप लोग, जो चीजें आपको बताइए वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी तक जो फ्रीजिंग पॉइंट हम समझते थे वो क्या होता था कि जब पानी, जो पानी होता है वो लिक्विड स्टेट से कौन से स्टेट में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई डेफिनेशन हमने बना दी है इसी से मिलाकर, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एक्सप्रेशन हमने बनाकर निकाला था। ठीक है, नोट में से हम किसको माइनस करते हैं, टीएफ को माइनस करते हैं। यहाँ पर सारी चीज लिखी हुई है कि डेल्टा टीएफ क्या होता है, टी नोट एफ क्या होता है, टीएफ क्या होता है, ये सारी चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमने आपको ये बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होता है। ठीक है, तो आप जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पर के एफ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक एक्सप्रेशन बनेगा जहां पर के एफ क्या होता है, ये जो के एफ है, के एफ क्या है, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ये जो के एफ है ना, इसका नाम दे दिया उन्होंने, क्या होता है, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम से तो बहुत कम आता है, लेकिन आप इसको भी ध्यान रखना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां पर क्या था, मतलब जब हम लोग डेल्टा टीबी देख रहे थे वहां पर आता था के बी इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था आपका मोलार मोलार इलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक और नाम था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो ये बात है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि केएफ को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि ये केएफ एक्चुअल में क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि केएफ जो है वो डेल्टा टीएफ के इक्वल होता है। केएफ डेल्टा टीएफ के इक्वल होता है, कब होता है, तो आप क्या बोलोगे, जब इस एम की वैल्यू 1 हो जाए, जब इस एम की वैल्यू 1 हो जाए तो आप लोग खुद समझ जाओगे, यहां पर 1 इसका मतलब केएफ की वैल्यू डेल्टा टीएफ के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप एक डेफिनेशन बना देना और ये लिख देना, थर्स मोलर डिप्रेशन constant is the depression in freezing point when
द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, या फिर आप बोल सकते हो यूनिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको भी समझ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, चलिए तो आप लोग यहां पर ध्यान देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको समझते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखिएगा, ये क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक छन्नी होती है। छन्नी समझते हो आप लोग, चाय की छन्नी होती है। ठीक है, उसी तरह से एक छन्नी होती है हमारे पास। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फील करवाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यहाँ पर देखिए, इस तरह की एक छन्नी होती है। ठीक है, ये अब इस छन्नी में क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं या फिर होल्स होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये जो होल है ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे का मतलब समझ रहे हो आप लोग, बहुत छोटे मतलब बहुत छोटे। देखिएगा, इसको बना लेते हैं अच्छे से। इतने छोटे होते हैं ये, इतने छोटे होते हैं ये कि यहां से आप नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी पास नहीं कर सकते, आर से पार नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ पानी यहां से पास हो सकता है। सोल्यूट जो होता है, सोल्यूट पास नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जो लिक्विड स्टेट में होता है वही यहां से पास हो सकता है। मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स जो कि सोल्यूट के होते हैं उनको ये पास होने नहीं देता है अपने अंदर से। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, ये बात होती है। आया समझ में? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नाम से समझ में आता है सेमी परमिएबल, मतलब किसी को परमिट करता है किसी को परमिट नहीं करता है। सेमी परमिएबल है तो किसको परमिट करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को परमिट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेम्ब्रेन का काम। चलिए तो अब आप लोग समझिएगा, अब आप लोग समझिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझाना है हमें। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको हमने क्या समझा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझा दिया। अब आपको समझाएंगे ऑस्मोसिस। दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए। ऑस्मोसिस समझते हैं, ऑस्मोसिस समझेंगे उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे, क्योंकि ये बहुत आपस में रिलेटेड है। चलिए देखिए, हमारे पास एक कंटेनर था। कंटेनर में हमने यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी इस तरह से। ठीक है, छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें, क्या हमारी मेम्ब्रेन लग गई। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस साइड हमने सॉल्वेंट डाला, इस साइड हमने सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, यहां पर सोल्यूट भी है, यहां पर सोल्यूट भी है, साथ में सॉल्वेंट भी है। ठीक है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। दोनों की मात्रा हमने बराबर रख दी, इतने इतने लेवल का दोनों को कर दिया। ठीक है, चलिए अब समझिए आगे आप लोग। अब क्या होगा, आपको पता है, आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सोल्यूट के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो यहां से पास नहीं हो सकते, यहां से पास नहीं हो सकते। अब देखिए, अब बारी आती है सोल्वेंट की। या तो सोल्वेंट यहां से यहां पास हो सकता होगा, ये हो सकता है, हो सकता है ये, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमने दोनों का लेवल बराबर रख दिया है, दोनों का लेवल बराबर रख दिया है। तो इस साइड का सॉल्वेंट जो होगा, इस साइड का सॉल्वेंट जो होगा वो इधर से पास नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से पहले ही कोई पास हो रहा है। ये जो सॉल्वेंट है, इस साइड जो सॉल्वेंट है वो इस साइड पास होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से यहां पर इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ ये जाने लग जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है, जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूशन की साइड जाना स्टार्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, तो अब आप लोग पढ़ेंगे, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया हमारे पास प्योर सॉल्वेंट, एक साइड हमने प्योर सॉल्वेंट रख लिया, एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड इट्स सॉल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, यहां तक हमें समझ में आ गया। आर सेपरेटेड विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों को हमने किससे सेपरेट कर दिया है, दोनों को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया है। देन सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे, यहां पर आप लोग देखिए, ये जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरफ क्या करेंगे, पास होना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल्स passes through the membrane from solvent side to solution side. This phenomena is called osmosis. तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस
कहते हैं। ऑस्मोसिस समझ में आ गया। तो अब बारी आती है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोसिस समझ में आ गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो अब आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझने जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत इजी है। अगर आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बहुत इजी है आपके लिए। समझिएगा यहाँ पर, the extra pressure exerted over solution side which stop osmosis is called osmotic pressure। तो आपने अभी तक ये देखा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस साइड जाना स्टार्ट हो गए थे, इस साइड जाना स्टार्ट हो गए थे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। अब हमारा काम ये है कि अब हमें इसे रोकना है, अब हमें इस फ्लो को रोकना है। तो आप क्या करोगे, इस फ्लो को रोकने के लिए आप इस साइड से प्रेशर लगाओगे, इस साइड से क्या करोगे, सॉल्यूशन साइड से प्रेशर लगाओगे। और इतना प्रेशर आपको लगाना है कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ रहे थे, सॉल्वेंट के जो छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक जो पार्टिकल्स इस साइड आ रहे थे वो आना बंद हो जाए। मतलब ऑस्मोसिस जो प्रोसेस थी हमारी वो रुक जाए। ऑस्मोसिस को हमें रोकना है। द एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टेड ओवर सॉल्यूशन साइड, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग सॉल्यूशन के साइड लगाते हैं किसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, उसी प्रेशर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोक देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आया सभी को समझ में। इसलिए आपसे बोला था आपको पहले ऑस्मोसिस समझना जरूरी है, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी। चलिए तो अब आगे देखते हैं। बाय एक्सपेरिमेंट, हमें एक्सपेरिमेंट से फिर से क्या पता चला, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। ये बड़ा एम आएगा, ध्यान रखना, मोलारिटी, ये मोलालिटी नहीं है। जो हमारे पास एलिवेशन आया था ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर हम लोग मोलालिटी ले रहे थे, मोलालिटी। यहाँ पर मोलारिटी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू एम ओ टी हो जाएगा। उसके बाद आप जब कांस्टेंट हटाओगे, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जो आर नाम का रहेगा। तो आर एम टी बोल दीजिए या फिर एम आर टी बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। ओके, चलिए। आपको एक कंफ्यूजन ये हो सकती है, काफी सारी बुक में इस एम की जगह पर सी दिया हुआ होता है। सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है सी का मतलब। तो कंसंट्रेशन और मोलारिटी एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत होइएगा, लगभग लगभग सेम ही चीज होती है। कंसंट्रेशन लिख दो या फिर आप एम लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, तो ध्यान रखिएगा ये चीज होती है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। आरओ, आरओ का नाम सुना है आपने, जो पानी को क्लीन कर देता है बिल्कुल, ठीक है, वही होता है ना आरओ। चलिए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन साइड इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मान लो आपने अभी तक क्या किया था, अभी आपने देखा था कि एक प्रेशर हम लोग एक्सर्ट करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन मान मान लो अगर आप प्रेशर इतना लगा दो, आप प्रेशर मान लो इतना लगा दो कि जो हमारे पास सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था सॉल्यूशन साइड, वो होना बंद तो हो गया था, पहले हमने देख लिया था। लेकिन आपने प्रेशर इतना लगा दिया कि अब यहां से जो सॉल्वेंट था हमारा वो इस साइड फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इस साइड फ्लो होना स्टार्ट हो गया, मतलब इतना प्रेशर आपने लगा दिया। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। डायग्राम से आपको समझाते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने समझा था, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का जो मूवमेंट था वो रुक गया था। लेकिन आपने प्रेशर इतना लगा दिया कि इस बार जो मूवमेंट है वो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में होना स्टार्ट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस हम इसको बोलेंगे। आरओ इसको प्यार से बोला जाता है, आरओ। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए, तो आपको चीजें समझा दी हमने, रिवर्स ऑस्मोसिस भी। वैसे रिवर्स ऑस्मोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए हमने इसको बता दिया। आगे हमारे पास एक टॉपिक आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे बाकी है। ठीक है, फटाफट फिनिश कर लेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझा देते हैं आपको।
आइसोटोनिक, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। आइसोटोनिक द सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल आपको नीचे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिप्नोटिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है। अगर हिप्नोटिक में क्या होता है, दो सॉल्यूशन में से सेकंड वाला ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन वन इन हिप्नोटिक इन सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से आप इसको बता सकते हो। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ओके। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है इसको पढ़ने का, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो चीज हमने पढ़ी है, जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये होने के बावजूद हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर की क्या जरूरत पड़ गई, ये चीज हम समझेंगे। मतलब कि क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी कि हमें वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, ठीक है। तो अभी तक हमने चार प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करे। देखिएगा, ये हमारे पास जो सॉल्यूट था, आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं, जो कि है हमारे पास आरएलवीपी, आरएलवीपी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर जीटा सीटा ऑफ सोल्यूट आ रहा था हमारे पास, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ रहा था। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, इस प्रकार से होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ठीक है। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एम आता था, एम का मतलब होता है मोलालिटी। तो मोलालिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। फिर से हमारे पास मोलालिटी आता था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। फिर हमारे पास यहाँ पर एम आता था, एम का मतलब होता है मोलारिटी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिर से आ जाएगा। तो आप सभी ने देखा, सभी जगह पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। इससे हम ये समझ गए कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमको समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये थी कि ये जो सभी सॉल्यूट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्या होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ये सभी के सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो आपको समझाते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या आ गया, ये समझाते हैं आपको। इन अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल द सॉल्यूट वेर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शुगर केन, ये होना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ गया, तो उसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट को भी ये नहीं पता होगा, तो उनको समझा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जैसे ही आप उसको पानी में घोलते हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल है इसका NaCl, नमक इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये होता है। उसके बाद एक और बात इनकी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, अगर आप इनको पानी में डालते हो तो ये आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको आयंस बोलते हैं। तो ये आयंस में आसानी से ब्रेक हो गए, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, वो वैलिड नहीं होती है। अब आपको थोड़ा समझाते हैं दिक्कत क्या आ रही थी, वो आपको समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl हमारे पास है। NaCl को हमने डिसोसिएट किया पानी के अंदर, तो ये आसानी से ब्रेक हो गया Na+ और Cl- में। तो अभी हमारे पास मोल्स कितने थे, अभी तक हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि हमारे पास नमक के मोल्स हैं 1, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो 1, यहाँ पर 2 है तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मोल था, और इसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसके हिसाब से हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली। इसके हिसाब से हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग जो निकाल रहे थे वो इसके हिसाब से निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन ये है इलेक्ट्रोलाइट, ये पानी में जाने के बाद ब्रेक हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, अब ये तो डबल हो गए, ठीक है। 1 और 2, 2 मोल्स हो गए हमारे पास। ये तो प्रॉब्लम है, हमारे पास
इलेक्ट्रोलाइट डबल हो गए मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल हो जाएगी, ये बात है। तो इसका मतलब आपने जो पहले निकाला था वो मान लो एक्स आ रहा था, और यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, 2x आएगा, डबल हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन समझने से पहले थोड़ी थ्योरी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमारे पास कैलकुलेटेड था, ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो हम क्या करें अब, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हो कि आपको पता है यहाँ पर आपको मान लीजिए आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी x आ रही थी, यहाँ पर 2x आ रही है, तो आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बराबर हो जाएगी, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। ये आप कर सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करने को आप लोग हर बार तो जरूरी नहीं है 2 से मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर मान लो कुछ और एटम्स बन जाते, मतलब कुछ और आयंस ये बन जाते, तो क्या होता, उस समय यहाँ पर अमाउंट कुछ और हो जाता। तो आप यहाँ पर किसी ना किसी समय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको समझ में आया। यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर बोलेंगे, ये एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो आपको समझाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आपको पकड़ में आ गई कि आपको करना क्या है। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बना लिया कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे आई बनाएंगे। आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स हमारे पास आए, आप लोग बताइए। 2 मोल्स हमारे पास आ गए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो पहले हमारे पास कितने थे, 1 मोल था, इसको आप अपोज में लिख दीजिए। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। ओके, अब इस 2 का मल्टीप्लाई आप कहां कहां करोगे, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप इस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इस आई का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब आपको चीज समझ में थोड़ी थोड़ी आई होगी कि हम क्या करेंगे, हम लोग इस आई का मल्टीप्लाई सभी जगह पर कर देंगे, तो हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अब हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। इसको देखिएगा आप लोग, यहां पर देखिए आप लोग, हमने सभी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी सभी में आई का मल्टीप्लाई कर दिया है। इस आई का मल्टीप्लाई हमने सभी जगह पर कर दिया है, देख पा रहे हो आप सभी लोग, इस आई का मल्टीप्लाई हमने सभी जगह पर कर दिया है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, इस आई को हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, तो ये सारी चीज थी जो आपको हमने समझा दी। वेंट ऑफ फैक्टर कुछ नहीं होता है, एक रेशो होता है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन, इसी को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो आपको बता देते हैं। अलग अलग तरीके जो इसके लिखने के होते हैं वो आपको बता देते हैं, ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा आप लोग, चलिए तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप ये भी बता सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन हमारी पॉज हो चुकी है, इसको फिर से एक बार रिजॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डेफिनेशन आप लोग कुछ इस प्रकार से बता दोगे, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर आप रेशियो करोगे तो भी वही बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। एक और तरीका होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का, तो आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके ऊपर, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। ठीक है, चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले ये एग्जांपल आप लोगों के लिए है, आप चाहो तो खुद सॉल्व कर सकते हो या फिर चलो हम ही करके बता देते हैं आपको। देखिएगा, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, 2 मोल्स हमारे पास है, यहाँ पर 2 मोल्स हो गए। अब मान लीजिए ये एसोसिएट हो गया, मतलब जुड़ गया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी डिसोसिएट ही होगा, जुड़ भी सकता है। तो ये दोनों मोल्स आपस में जुड़ गए, और यहाँ पर कितने मोल्स बन गए, 1 मोल्स बन गए। मतलब आपने कैलकुलेट किया हुआ तब 2 मोल्स थे, लेकिन जब आप हमने ऑब्जर्व किया तो कितने मोल्स आए, 1 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इसका वेंट ऑफ फैक्टर बन जाएगा। आई फैक्टर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
चलिए, तो एसोसिएशन का मतलब भी आपको समझा दिया। उसके बाद ये चीज भी आपको बता दी, रिलेशन वाला भी। उसके बाद आता है एबनॉर्मल और नॉर्मल। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए एसोसिएशन का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, फिर से वही एग्जांपल हमने लिया। 2CH3 आपस में, CH3 COOH आपस में जुड़ के क्या बना लिया, इस तरह से एक डायमर बना लिया। अगर इसका मास 60 था, अगर इसका मास कितना था, 60 था, ठीक है, मोलिकुलर मास इसका 60 था, तो अब ये क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल मोलिकुलर मास था, ये हमारे पास एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आ गया। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको मोलर मास निकालना हो, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास निकालना हो और साथ में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी हो, तो आप इस तरह से करेंगे। ऊपर लिखेंगे नॉर्मल, ऊपर लिखेंगे नॉर्मल, नीचे लिखेंगे एबनॉर्मल। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। आई जो आएगा इस समय वो क्या आएगा, नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल मोलिकुलर मास ऊपर, नीचे आएगा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल ये किस केस में होता है, एसोसिएशन के केस में होता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्या हुआ हमारे पास, पहले था हमारे पास 60, हमारे पास जो मोलर मास था वो 60 था, किसका, CH3COOH का। उसके बाद हमने यहाँ पर जब देखा तो मोलर मास कितना आया, डबल हो गया, डबल हो गया, 120 हो गया। तो इस समय हम लोग मोलर मास का आई फैक्टर किस तरह से बनाएंगे, 60 नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, तो यहाँ पे आएगा 1/2, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि ये एसोसिएट हुआ है, जुड़ा ही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो टॉपिक है हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉयल एट वन टेम्परेचर, ठीक है, विथआउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। तो दो ऐसे लिक्विड ले लीजिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, उनका आप मिक्सचर बना लीजिए, उसी को बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लो बॉइलिंग वाला, एक हाई बॉइलिंग वाला। तो लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट ये हो सकते हैं। तो लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है पॉजिटिव डेविएशन को, पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और हाई वाला किसको फॉलो करेगा, नेगेटिव डेविएशन को। ये कौन सी डेविएशन की बात कर रहे हैं पता है आपको, ये बात कर रहे हैं वो हम जो हमने पढ़ा था आइडियल नॉन आइडियल में। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब हमने देखा था, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव वाला किसको फॉलो करेगा, हाई बॉइलिंग को फॉलो करेगा, ऐसा बोल दीजिए आप लोग। पॉजिटिव वाला लो को करेगा। तो ये चीज होती है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है थ्योरेटिकल टॉपिक है, बस ऐसा कैसा जो लिखा हुआ है ना, ऐसा कैसा याद कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा चीजें समझने की नहीं है। ठीक है, ये रहेगा, दो चार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो एग्जाम्पल बनेगा, ये बनेगा एसीटोन प्लस CS2, यहाँ पर एग्जाम्पल बनेगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये रहेगा, याद करना पड़ेगा भैया, ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी समझाते हैं आपको, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है ये समझाते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। तो समझिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है इस प्रकार का, इस कंटेनर में आपने क्या भर रखा है, इसमें आपने पानी भर रखा है। ठीक है, आपने इसमें क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। ये क्या है आपके पास, वाटर है। ठीक है, वाटर बोल दीजिए या फिर आप इसे सॉल्वेंट बोल दीजिए, सॉल्वेंट। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, इसमें आपने शक्कर को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। शक्कर मतलब शुगर, शुगर आपने इसमें ऐड करी। ठीक है, आपने इसमें कब तक शुगर को ऐड करी, तब तक आपको शुगर ऐड करना है जब तक शुगर पूरी तरह से घुल ना जाए। ठीक है, आपने थोड़ी शक्कर ऐड करी स्टार्टिंग में, ये पूरी तरह से पानी में घुल गई, फिर थोड़ी और ऐड करी, ये भी पानी में घुल गई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पानी में शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। तो वो समय जहां पर शक्कर पानी में घुलना बंद हो जाए, उस मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। कि जितनी शक्कर इसमें घुल सकती है आप लोग घोल दीजिए, उसको बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। तो आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ के देखिए एक बार, इट इज द मैक्सिमम सोल्यूट, इट इज द मैक्सिमम सोल्यूट
दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको सेम रखना है, पता चले आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, नहीं, टेम्परेचर आपको सेम रखना है, जितना टेम्परेचर है उतना ही देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, इट इज द मैक्सिमम सोल्यूट, जितना सोल्यूट आप इसमें ऐड कर सकते हो वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, यूनिट आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो जीटा गैस, इस तरह से भी आप इसको बता सकते हो। तो ये होती है आपकी नॉर्मल सी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आगे बढ़िए। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट। अगर आप लोग शक्कर की जगह नमक ले लेते हो, या फिर पानी की जगह पर तेल ले लेते हो, ऑयल वगैरह ले लेते हो, दूध ले लेते हो, तो वो चीजें अफेक्ट कर जाएगी। पानी के लिए अलग आएगी सोल्यूबिलिटी, दूध के लिए अलग आएगी, उसी तरह से नमक और शक्कर के लिए अलग अलग आएगी। तो नेचर हो गया। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर ऊपर नीचे करोगे तो अलग हो जाएगा, प्रेशर ऊपर नीचे करोगे तो अलग अलग हो सकती है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। प्रेशर के ऊपर बहुत सारी कहानी डिपेंड हो जाती है, प्रेशर को थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। प्रेशर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड फिक्स्ड शेप। उसके बाद फॉर गैस सॉल्यूट चेंज इन कंप्रेशन। देखिए, प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, प्रेशर आप किसके ऊपर लगा सकते हो, प्रेशर आप किसके ऊपर लगा सकते हो, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की अगर हम बात करें, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड। अगर आपको थोड़ा सा याद हो इस चीज के बारे में, सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में, कि क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, क्या होता है गैस, तो आप यहाँ पर थोड़ा समझ पाओगे। देखिएगा, सॉलिड जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत 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 पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉल्यूट के अंदर, सॉल्यूट नहीं बोलेंगे सॉलिड बोलेंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट निकल जाता है मुंह से, लेकिन ये क्या है हमारे पास, सॉलिड है, सॉलिड। ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। लेकिन जो गैस होती है, गैस में तो बहुत बहुत दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत दूर होते हैं। तो सॉलिड पहले से ही कंप्रेस्ड है, लिक्विड पहले से ही कंप्रेस्ड है। अब आप किसको कंप्रेस कर सकते हो, सिर्फ गैस को आप लोग कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर में हम लोग बात सिर्फ और सिर्फ गैस की करेंगे, क्योंकि गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ये तो पहले से ही कंप्रेस्ड है। उनको क्या करोगे कंप्रेस करके, तो आप सिर्फ और सिर्फ गैस को कंप्रेस करोगे। ठीक है, समझाते हैं आपको क्या चीज है ये। और यहाँ से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत प्यारा सा एक बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट निकल के आता है, जो कि हेनरी स्लो ने हमें दिया था। समझते हैं इसको। देखिएगा, अगर आप क्या करते हो, अगर आप यहाँ पर पानी भर लेते हो, या आपने इतना लेवल का पानी भर लिया इसमें, ठीक है, ये पानी इसमें भर लिया आपने। अब आप क्या करते हो, इसमें आपने गैस मिला दी, पानी के ऊपर आपने थोड़ी गैस रख दी इस तरह से। ठीक है, गैस उड़ जाएगी, तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। ये हमने ऊपर से इसको बंद कर दिया, नीचे पानी है ऊपर गैस है। अब आप क्या करोगे, एक पिस्टन लेके आओगे। ठीक है, इस तरह से एक पिस्टन ले लीजिए। ये पिस्टन से अब आपको क्या करना है, इसको दबाना है। तो जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे, उतने ज्यादा ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें धीरे धीरे करके डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे पानी में ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बात हेनरीज ने बताई थी, और कुछ नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने यही बताया, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of a gas present above the surface of a liquid or solution. The partial pressure of gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in a solution. तो कहने का मतलब यही है, दोनों डेफिनेशन से आप यही समझोगे कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे solubility उतनी ज्यादा बढ़ेगी। solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas. इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, पार्शियल प्रेशर जितना लगाओगे उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। तो जीटा से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। देखो, करने को तो आप लोग पूरा करोगे, इस तरह से आप लोग जब सॉल्व करोगे तो एक लास्ट में आपके पास आउटपुट आएगा। लेकिन आउटपुट आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, इतना कुछ पछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, उसमें आपसे इतनी सारी चीजें नहीं पूछेंगे वो, साथ में भी आपको एप्लीकेशन भी करनी है, तो आपको डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, तो प्रेशर जो होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। सोल्यूबिलिटी को लिखने का तरीका कुछ हमारे पास है नहीं, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन को लेकर सोल्व कर देते हैं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ में भी हमने यही किया था, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट का नाम इन्होंने क्या दे दिया, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट,
तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी हमारे पास बढ़ेगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बनता है P इज टू के एच जीटा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर आप गैस लिख लीजिए, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये आप लोग याद कर सकते हो। आगे देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस, कि हमें कहाँ कहाँ पर हेनरीज लॉ दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देख पाते होंगे यहाँ पर, देखिएगा काफी अच्छा एग्जांपल है ये। व्हेन डीप सी डाइवर्स, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जब समुद्र के अंदर जाते हैं, आप सभी को पता होगा समुद्र के अंदर पानी होता है और पानी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जब हमारे जो गोताखोर होते हैं वो पानी के अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर समुद्र के पानी द्वारा काफी ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, पानी के अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस उनके शरीर में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उनका जो ब्लड होता है ना, खून होता है, खून में वो घुलना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, जब वो फिर से सरफेस के ऊपर लौट के आते हैं, सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर जब वो लौट के आते हैं, तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें बैंड हो सकता है। एक प्रॉब्लम होती है बैंड, इसमें उनकी नसें जो होती है वो फूल जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब जब प्रेशर बढ़ जाता है तो नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, इससे बचने के लिए वो लोग, जो उनका सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ वो क्या भर के ले जाते हैं, वो हीलियम गैस को भर के ले जाते हैं। हीलियम क्या होता है, एक नोबल गैस होती है, आप आगे पढ़ोगे। नोबल गैस होती है। तो हीलियम जो होती है वो नोबल गैस होती है। ये क्या करती है, ये नाइट्रोजन को ब्लड में घुलने से रोकती है और खुद ब्लड में घुल जाती है। अब ये नोबल गैस होती है, तो इसका मतलब है कि ये ब्लड में पूरी तरह से नहीं घुलेगी। ठीक है, बहुत 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 कम मात्रा में ब्लड में घुलती है, लेकिन घुलती जरूर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस अब नहीं घुलेगी हमारे शरीर में, हीलियम गैस हमारे शरीर में घुलेगी। और जब ये फिर से सतह के ऊपर आएंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे, तो हीलियम बहुत आसानी से, बिना कोई ज्यादा अफेक्ट करे, आसानी से शरीर के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये काम होता है। तो हीलियम गैस वो ऑक्सीजन में मिलाकर ले जाते हैं। ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म में, कम मात्रा में। ये बात हो गई। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन क्या बनेगी, दूसरी एप्लीकेशन बनेगी सोडा वाटर बोतल। आपने देखा होगा कोका कोला की जो बोतल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे ही आप उसको खोलते हो ढक्कन को, तो बहुत स्पीड से जो प्रेशर होता है वो निकलता है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख सकते हो। वैसे आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो इतना प्रेशर ये लगाते कैसे, देखिए होता क्या है, जो आपकी सोडा बोतल होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, इसी की वजह से हमें टेस्ट आता है, इसी की वजह से हमें टेस्ट आता है। किसका टेस्ट आता है, कोको कोला का टेस्ट हमें आता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट हमें आता है। कोको कोला ही हमें टेस्ट मेंटेन करके देती है। तो क्या करते हैं, ये आपकी मान लीजिए एक सोडा बोतल है, ये आपकी बोतल है, इसमें वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भर देते हैं, ऊपर से अच्छा प्रेशर लगा देते हैं, ताकि पानी में, मतलब जो भी उसका लिक्विड है, लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाए। घुलने की वजह से जैसे आप ढक्कन को खोलते हो तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी इसमें घुल भी जाती है। तो ये काम होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हो। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी। इस तरह से ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। ओके, चलिए, तो वीडियो करते हैं। धन्यवाद।